हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप किसी भी तरह की साइकोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या पूछ रहा है कि एक बच्चे की जो मेंटल एज है वो 8 इयर्स है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 10 इयर्स है। तो उसका आईक्यू आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो आईक्यू का फार्मूला क्या होता है? आईक्यू का फार्मूला होता है कि आईक्यू इज इक्वल टू MA यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 8/10 इंटू 100 कर देंगे तो आपका 80 आ जाएगा। तो 80% उसका क्या होगा, उस बच्चे की आईक्यू लेवल होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्या पूछ रहा है कि दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो एक ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। उसके अलावा वैशलर व्यास की बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी क्रियात्मक परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, ये तीनों जो हैं ये ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसको हेब 1978 के द्वारा बुद्धि सी कहा गया। हेब ने अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी में बताया था कि वो स्कोर जो कि टेस्ट करने के बाद किसी भी जो सब्जेक्ट होता है या किसी भी पर्सन पर कोई भी टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो स्कोर हमें मिलता है वही उसको ही उन्होंने क्या कहा, इंटेलिजेंस सी का नाम दिया था। तो इसमें जो है ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यानी परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना का एक घटक इच्छाओं का भंडार है, उसका क्या नाम है। तो मैं आपको बताऊं कि फ्रायड ने जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बताया था तो उसमें माइंड के 3 एस्पेक्ट बताए थे, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो जो ईड होता है वो क्या होता है, इच्छाओं का भंडार होता है। उसमें बहुत सारी जो है डिजायर्स होती है, ऐसी डिजायर्स जो कि सोशली अनडिजायरेबल होती है, जिसे कोई भी इंसान सामाजिक भय या निंदा के डर से सामाजिक आलोचना या निंदा के डर से क्या करता है, पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसी इच्छाएं जो होती हैं जो कि बिल्कुल बायोलॉजिकल होती हैं वो ईड में पाई जाती है। तो यहाँ पे आप भी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जो ईड होता है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित यानी सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी ईड में वही इच्छाएं शामिल होती हैं जिनकी पूर्ति करने से इंसान को खुशी का आभास मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुण की संख्या कुल कितनी होती है। तो मैं बताऊँ 16 PF स्केल है, यानी पूरे कैटल ने अपनी जो एनालिसिस करने के बाद, फैक्टर एनालिसिस के बाद व्यक्तित्व की यानी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स बताए थे उसकी पूरी जो संख्या थी वो 16 यानी 16 थी। तो 16 PF स्केल है भी पर्सनालिटी टेस्ट है इनका कैटल का, तो ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया। तो मैं आपको बताऊँ ये जो अंतर्मुखता बहिर्मुखता वर्गीकरण है ये आइजेंक के जरिए प्रस्तावित किया गया था। और कहीं ना कहीं जो कार्ल यूंग है उन्होंने भी अंतर्मुख, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी टाइप बताया था। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए इनमें से कोई नहीं होगा, यानी आप किसके साथ जाएंगे, लास्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन शील गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलो इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेट थ्योरी। तो इसमें आल्पोर्ट, आइजेंक, कैटल है, शेल्डन। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी जो शेल्डन है उनकी जो थ्योरी है पर्सनालिटी की वो ट्रेट्स थ्योरी नहीं है बल्कि उनकी जो है टाइप थ्योरी है और उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था शेल्डन। तो शेल्डन है
जिनकी थ्योरी क्या है, ट्रेड थ्योरी नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि जो इड इज रिलेटेड टू, इड किससे यानी इदम किससे संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि वास्तविकता सिद्धांत से, नैतिक सिद्धांत से, आनंद सिद्धांत से, तो निराशा से। तो इसमें आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, प्लेजर प्रिंसिपल से रिलेटेड होता है ईद, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को समझने का सबसे प्राचीन उपागम है, तो पर्सनालिटी को समझने के लिए जो सबसे पहला और पुराना अप्रोच है वो है टाइप अप्रोच। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तित्व सिद्धांतों में से किसको शीलगुण सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन ऐसी थ्योरी है जो कि किससे नहीं संबंधित है, शीलगुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो जो शेल्डन की थ्योरी है, शेल्डन की थ्योरी है पर्सनालिटी की, वो ट्रेड से थ्योरी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर रुचि के कारण ध्यान देना कहलाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से ध्यान देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को वॉलंटरी अटेंशन कहा जाता है। अटेंशन का एक टाइप है, अटेंशन के 3 टाइप्स होते हैं, कौन से, एक वॉलंटरी होता है अटेंशन और दूसरा होता है इनवॉलंटरी एंड हैबिचुअल। तो जब हम जानबूझकर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से किसी भी स्टिमुलस पर ध्यान देते हैं तो इस तरह के अटेंशन को कहा जाता है ऐच्छिक अवधान या वॉलंटरी अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवधान का मॉडल नहीं है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडल ऑफ अटेंशन, कि यानी जो नीचे ऑप्शन से दिए इनमें से कौन ऐसा जो कि अटेंशन का मॉडल नहीं है। फिल्टर थ्योरी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका फिल्टर सिद्धांत, यानी इसको कहते हैं फिल्टर थ्योरी। दूसरा जो है डिस्टिंक्टिव फीचरल मॉडल। थर्ड ऑप्शन आपका उत्तर प्रत्यक्षात्मक चयन मॉडल यानी पोस्टल परसेप्चुअल सिलेक्शन मॉडल। और लास्ट ऑप्शन जो है लक्षण एकीकरण सिद्धांत, तो फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है कि फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी यानी लक्षण एकीकरण सिद्धांत, ये अटेंशन मॉडल नहीं है। बाकी जो ऊपर के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो करेक्ट है, वो मॉडल ऑफ अटेंशन है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि आदतजन्य अवधान में व्यक्ति उद्दीपक की ओर किसके कारण ध्यान देता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि हमारे हैबिचुअल अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन फैक्टर्स में से फर्स्ट जो फैक्टर हुआ है हैबिट है, सेकंड फैक्टर है प्रैक्टिस एंड थर्ड जो फैक्टर्स है वो है ट्रेनिंग। तो ये तीनों फैक्टर्स ही हमारे हैबिचुअल अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अवधान का आत्मनिष्ठ निर्धारक नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि जो अटेंशन के जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ अटेंशन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक जो टाइप होता है उसको हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के नाम से, जो कि ऑब्जेक्ट से या स्टिमुलस से रिलेटेड होता है। दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो सब्जेक्ट या पर्सन से रिलेटेड होता है, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो जो दिए गए ऑप्शंस हैं, यानी इसमें ऑप्शंस में क्या दिखा रहा है, मनोवृत्ति, जिज्ञासा, शैली और नवीनता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी मनोवृत्ति एटीट्यूड, दूसरा ऑप्शन जो है जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, थर्ड ऑप्शन जो है स्टाइल, ये तीनों जो ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड है, ये सब्जेक्टिव फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, यानी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है नवीनता, नॉवेल्टी, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। तो नवीनता ये एक सब्जेक्टिव फैक्टर्स नहीं है। ओके, निम्न में से कौन ध्यान का प्रकार नहीं है। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अटेंशन। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इंटेंस अटेंशन यानी तीव्र अवधान, वो ध्यान का प्रकार नहीं है। इसके अलावा जो हैबिचुअल अटेंशन है, वॉलंटरी अटेंशन और इनवॉलंटरी अटेंशन यानी आदतजन अवधान, ऐच्छिक अनैच्छिक अवधान, ये तीनों जो टाइप हैं ये किसके अटेंशन के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधान का कार्य क्या है। अवधान का कार्य क्या होता है,
अनुक्रिया चयन भी होता है, चेतन प्रवेश द्वार भी होता है, संवेदी फिल्टर यानी रिस्पॉन्स सिलेक्शन, गेटवे टू कॉन्शियसनेस, सेंसरी फिल्टर, ऑल ऑफ द एबव यानी चारों। आप ये जो ऑप्शंस दिए हुए इस पे जो लास्ट ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि स्पर्लिंग का अध्ययन किस प्रकार की स्मृति से संबंधित है। स्पर्लिंग 1960 स्टडी वाज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी। तो स्पर्लिंग ने जो अपनी स्टडी किया था उन्होंने जो सेंसरी मेमोरी का जो टाइप होता है आइकॉनिक मेमोरी यानी प्रतिमात्मक स्मृति उसमें स्टडी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति के प्रथम प्रयोग को किसने अभिकल्पित किया यानी हु डिजाइन्ड द फर्स्ट मेमोरी एक्सपेरिमेंट। तो एबिंगहॉस पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मेमोरी की फील्ड में क्या किया था, स्टडी किया था। यानी एबिंगहॉस के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अल्जाइमर के रोगी में किस प्रकार की स्मृति का लोप होता है। क्या पूछ रहा है कि जो व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज लॉस इन अल्जाइमर पेशेंट। जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं उसमें किस तरह की मेमोरी लॉस होती है। तो वर्किंग मेमोरी यानी आपकी कार्य स्मृति, दूसरा जो होता है सिमेंटिक मेमोरी, एंड थर्ड ऑप्शन आपका क्या है एपिसोडिक मेमोरी, एंड द लास्ट ऑप्शन क्या है आपका ऑल ऑफ द एबव। यानी जो अल्जाइमर के रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, उसमें तीनों मेमोरी लॉस पाई जाती है। तो आप किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एमनेसिया से तात्पर्य है। एमनेसिया से क्या, एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ स्पीच, नहीं लॉस ऑफ मेमोरी। तो एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना मध्यवर्ती अभ्यास के निष्पादन में सुधार का गोचर कहलाता है। द फिनोमेना ऑफ इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस विदाउट इंटरवेनिंग प्रैक्टिस इज कॉल्ड। तो बिना किसी मध्यवर्ती अभ्यास के निष्पादन में अचानक से होने वाला जो सुधार होता है उसको हम कहते हैं संस्मृति, जिसको हम कहते हैं रेमिनिसेंस, यानी क्या बोलते हैं रेमिनिसेंस बोलते हैं, यानी संस्मृति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछ रहा है कि यानी निम्नलिखित में से कौन विस्मरण की परंपरागत व्याख्या नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन फॉर फॉरगेटिंग। तो इसमें जो बी ऑप्शन है यानी डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमेंटिक मेमोरी, अर्थगत स्मृति का असंगठन, इसका ताल्लुक किससे, फॉरगेटिंग से नहीं है। बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है एंड लास्ट ऑप्शन है, इन तीनों का ताल्लुक किससे है, फॉरगेटिंग से है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जाइगोनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। जाइगोनिक इफेक्ट किन परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होता पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लो मोटिवेशन, सेकंड ऑप्शन है हाई मोटिवेशन, उच्च अभिप्रेरणा में निम्न एवं उच्च अभिप्रेरणा उपरोक्त में से कोई। मैं आपको ये बता दूं जो जाइगोनिक इफेक्ट है इसका ताल्लुक मोटिवेशन से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक किससे होता है, हमारी मेमोरी से होता है। तो इसमें से जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक आरोग्यता का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ मेंटल हाइजीन, यानी कौन मानसिक आरोग्यता का उद्देश्य नहीं है, यानी नॉट एन एम ऑफ मेंटल हाइजीन। तो फर्स्ट जो है निरोधात्मक उपाय यानी प्रिवेंटिव मेजर्स, सेकंड जो है क्यूरेटिव मेजर्स, लास्ट जो है क्या है पूछे प्रिजर्वेटिव मेजर्स। जो सी ऑप्शन है वो देख के पता चल जाता है कि ये जो मेंटल हाइजीन है उसका पर्पस नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, व्यवसायिक उपाय प्रोफेशनल मेजर। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ। इंडियन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1982 में 1982 में लॉन्च हुआ कौन सा प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ इंडियन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में 1982 में लॉन्च हुआ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक बीमारी से तीव्र पुनर्लाभ पाने और शारीरिक परेशानियों से संभलने में ज़्यादा प्रभावकारी है। तो इसमें हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, यानी आशावाद, ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता वो फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से हम
किसी भी तरह की बीमारी से जल्द रिकवर होने में कामयाब होते हैं। ये आपको पता है कि यानी आशावादिता बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है व्यक्ति जिसे सदा जल्दी रहती है उसे कहते हैं, यानी वो व्यक्ति जिसे हमेशा हर काम में जल्दी होती, तो ये किस टाइप की पर्सनालिटी होती है? तो ये टाइप ए पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? टाइप ए पर्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन दैट फाउंड इट सेल्फ क्लिफोर्ड बियर्स ने कब लिखी? कौन सी बुक? यानी ए मैन दैट फाउंड इट सेल्फ। ए मैन दैट फाउंड इट सेल्फ वॉज रिटन बाय क्लिफोर्ड बियर्स इन 1908 में, 1908 में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य द पर्पज ऑफ मेंटल हेल्थ इज व्यक्ति को स्वस्थ एवं सुखी बनाना, टू मेक इंडिविजुअल हेल्दी एंड हैप्पी। सेकेंड ऑप्शन है व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता करना, टू हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट। सी ऑप्शन है व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वो अपनी क्षमताओं के प्रभावी उपयोग से अधिकतम प्राप्ति कर सके, टू इनेबल द इंडिविजुअल टू यूज हिज पोटेंशियलिटीज इफेक्टिवली टू अचीव टू द मैक्सिमम। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो पर्पस होता है वो तीनों है। ठीक है, तो आप किसके साथ जाएंगे? लास्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।